वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम एक्सेस पॉइंट में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आयशा तंजीम। पाकिस्तान में यूट्यूब को बंद हुए 1 साल होने को आया है। इसे अदालत में चैलेंज भी कर दिया गया है और लाहौर हाई कोर्ट में आज इस सिलसिले में पेशी थी। जज ने खास तौर पर पाकिस्तान की वजीर ममलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनूशा रहमान खान और फेडरल सेक्रेटरी कामरान कुरैशी को अदालत में बुलाया था, मगर वो दोनों ही पेश नहीं हुए। जवाब क्या था? अनूशा रहमान साहिबा आईटी की पॉलिसी बनाने में मसरूफ थी और कामरान साहब को आंखों की इन्फेक्शन थी। हमारे साथ इस वक्त मेहमानों में मौजूदा हुक्मरान जमात PMLN के नुमाइंदे सदीक अल फारूक साहब मौजूद हैं, जो जमात के एक सीनियर लीडर हैं। बाकी मेहमान जो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, हम उनका तारुफ आपसे कराते जाएंगे। सदीक अल फारूक साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। जी सदीक साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हमारे साथ रहिएगा, हम आपकी तरफ आते हैं, लेकिन आपकी तरफ आने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि यूट्यूब जो 1 साल से बंद है उसका अवाम पर क्या असर पड़ रहा है, और उसके लिए हम जाएंगे हमारी सोशल मीडिया गुरु सारा जमान जो यहाँ मौजूद हैं। हमारी जो सारी राय सोशल मीडिया पे आती है, सारा आप ही मॉनिटर करती हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं? एब्सोल्युटली आयशा, यूट्यूब बंद होने से हमारे सोशल मीडिया यूजर्स की ज़िंदगी किस तरह मुतासिर हुई है? क्या उन्हें किसी दुश्वारी का सामना हुआ है या नहीं? इस सवाल के जवाब में ज़्यादातर लोगों का तो यही कहना है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो चाहते हैं कि ये वेबसाइट तब तक बंद रहे जब तक इस पर से ऐसी वीडियोस नहीं हटाई जाती हैं जो मुसलमानों के लिए बाइस तकलीफ़ हैं। फेसबुक पर अमानुल्लाह गाजी कहते हैं कि यूट्यूब की बंदिश अच्छा फैसला है, हम इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। तमाम ऐसी वेबसाइट्स बैन होनी चाहिए जिन पर मुसलमानों के अकाबरीन के खिलाफ तौहीन आमेज़ मवाद मौजूद है। लेकिन दूसरी जानिब सभी बलोच का कहना है कि यूट्यूब पर पाबंदी को मजहब से कैसे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि दूसरे इस्लामी ममालिक में तो इसे बंद नहीं किया गया। दूसरा ये कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीक़ों से यूट्यूब अब भी इस्तेमाल की जा रही है, उसे बंद करना इनके ख्याल में अक्लमंदाना फैसला नहीं था। यूट्यूब पर पाबंदी के हामी ज़्यादातर वही लोग नज़र आ रहे हैं जो इसे किसी तालीमी या प्रोफेशनल मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जो लोग इसे किसी मस्बत सरगर्मी के लिए यूज़ करते हैं वो इस पाबंदी से काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। HF इस बारे में कहते हैं कि मैं यूट्यूब पर कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहा था, मेरी बहन कपड़े सीना सीख रही थी, अब यह काम हम नहीं कर सकते, हमारी तालीम मुतासिर हुई है। हमें इसी तरह का एक वीडियो कमेंट भी मिला है, लेट्स टेक अ लुक। बेसिकली इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती है अपने काम की, तो इसकी वजह से मेरी स्टडीज़ के अंदर तो काफ़ी इफेक्ट हुआ है और फिर थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी थोड़ा इफेक्ट हुआ है उसके अंदर, क्योंकि हम चीज़ें एक्सचेंज करते थे एक दूसरे के साथ, तो एक अपलोडिंग की जगह थी हमारे पास। सो आयशा, इसी तरह वो लोग जो कोई ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं या कोई ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं वो इससे काफ़ी अपसेट नज़र आ रहे हैं यूट्यूब बंद होने से। थैंक यू वेरी मच सदीक साहब। इस सिलसिले में हम आपके पास आएंगे और यूट्यूब की पाबंदी पर तो हम बाद में करेंगे। पहले ये बताएं कि अदालत ने ख़ास तौर पर एक वज़ीर को हुक्म दिया पेश होने का, और ये PMLN आप लोगों की वही पार्टी है ना जी? आप लोग PPP को कहा करते थे कि अदालत का एहतराम नहीं करती, तो अब आपकी बारी आई है तो अदालत का एहतराम कहाँ गया? बहुत शुक्रिया। एक पेश न होने का ये मतलब नहीं है कि हम या हमारी पार्टी के सीनियर लोग या कैबिनेट के जो मेंबर हैं वो अदालत का एहतराम नहीं करते या अदालत में पेश नहीं हो रहे। तो जो भी मजबूरी है दूसरी पेशी पर वो पेश हो जाएंगे और अपना मौक़िफ़ जो अदालत सवाल पूछेगी उसका जवाब देंगे। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी हुकूमत, हमारी पार्टी के लोग अदालत का सिर्फ जुबानी एहतराम नहीं करते बल्कि उसके फैसलों पर अमल दरामद में दिलचस्पी रखते हैं। अच्छा सिद्दीक साहब, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेहमानों में बाइट्स फॉर ऑल, उस NGO के नुमाइंदे जिसने हुकूमत को चैलेंज किया है। फरहान हुसैन ने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है। फरहान, वेलकम टू द शो। ये बताइए कि आप क्यों समझते हैं कि हुकूमत को यूट्यूब पर से ये बैन हटा देना चाहिए, जबकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यूट्यूब पर ऐसा मटीरियल मौजूद है जो पाकिस्तान के लिए मौजूद नहीं है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। मैं सबसे पहले तो मैं एक ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक ये मजहबी सेंसरशिप की बात है, तो ये PTA या कोई भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो है, इट्स नॉट द सोल डिफेंडर ऑफ इस्लाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं, जो मेजॉरिटी है वो सारे मुसलमान हैं। ना डाउट इफ दे स्पेंड देयर लेजर टाइम। जी कामरान, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। सदीक साहब, ये जो कामरान ने बात की,
और हमने अभी सुना, हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी कह रहे थे, एक साहब कह रहे थे वो कुरान सीखते हैं, उनकी बहन कपड़े सीना सीखती हैं। ये मुझे बताइए कि ये क्यों है कि दुनिया में कहीं और कुछ करता है कोई, एक कैलिफोर्निया में बैठे एक मिस्री ईसाई ने एक बेकार सी फिल्म बनाई और हमने कुल्हाड़ी अपने अवाम के पैरों पर दे मारी कि वो जो लोग यूट्यूब को तालीमी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करते थे वो अब 1 साल से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए, पहली बात तो ये है, आप ही की जो एक कारकुन हैं उन्होंने बताया है कि ज़्यादा जो मेजॉरिटी है पाकिस्तानियों की वो यूट्यूब पर पाबंदी से खुश है, और वो ये कहती है कि जब तक इस किस्म के जो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस हवाले से दीगर जो हमारी शख्सियात हैं उनके कैरिकेचर्स और कार्टून्स और इस तरह की चीज़ें वो बंद नहीं करते, ये बंद ही रहनी चाहिए। देखिए, मजहब बड़ा संजीदा और जज्बाती बाज़ औक़ात मामला भी होता है। अब जो भी लोगों की सोच है, पाकिस्तान में आपने कहा जी कि हमने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी, लोग जिस तरह निकले बाहर, आपको पता है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसलिए अगर कोई ये कहे कि जी ये तो एक आज़ादी इज़हार राय है, उस पर आप क्यों पाबंदी लगाते हैं, या जनाब आप भी रैशनल, तो ये उनकी सोच है। मैं या मेरी हुकूमत ये नहीं कहती कि यूट्यूब सर एक बुरी चीज़ है, जैसा कि आपने सुना दिया, बहुत मुफीद चीज़ भी है, लेकिन क्यों बज़िद हैं वो लोग कि जनाब नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजुबिल्लाह तौहीन जरूर करनी है और उनको नहीं हटाना। सिद्दीक साहब, यहाँ पे सारा ने जो लोगों की बात की थी, मेरा ख्याल है उन्होंने ये नहीं कहा था कि ज्यादातर लोग इसके खिलाफ हैं। सारा एग्जैक्टली क्या कहा गया है? हक में है, वो कहती हैं कि इसकी पाबंदी के हक में है। एक सेकंड सिद्दीक साहब, ज्यादातर वो लोग जो इसके बैन के हक में हैं वो हैं जो इसको किसी मस्बत सरगर्मी के लिए पर्टिकुलरली नहीं इस्तेमाल करे, जैसे वो कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं इस पर ले रहे, कोई अपनी प्रेजेंटेशंस नहीं बना रहे, इसको किसी बिजनेस यूज के लिए नहीं करे, वो एंटरटेनमेंट के लिए या अपना फारिग वक्त गुजारने के लिए यूज कर रहे हैं। जो लोग प्रोफेशनल या तालीमी मकासद के लिए यूट्यूब को इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग ज्यादातर इसके बंद होने से बहुत नाखुश हैं। सिर्फ वो लोग जो एंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज कर रहे थे, हमने तो पूरी कौम को देखना है, और जो यूट्यूब को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मामलात कर रहे हैं, उन्हें भी ये देखना है कि कितने मेजॉरिटी है, बड़ी तादाद है जिनके जज्बात को ठेस पहुंचती है। अगर वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस तरह का जो है वो मटेरियल उस पर न डालें, तो क्या वो ये नहीं समझते कि जिस इंसानियत की खिदमत वो करना चाहते हैं उस इंसानियत तक ये उनका पैगाम और उनकी सर्विसेज पहुंचेंगी? इस किस्म का काम करके वो जो सिद्दीक साहब चाहते हैं वो खुद उनका रास्ता बंद करते हैं। मेरी बात सुने, चलें इस सवाल पर हम बाद में आते हैं, लेकिन इस वक्त जहांगीर बदर साहब ने हमें ज्वाइन किया। पीपीपी के बहुत सीनियर रहनुमा हैं और इन्हीं की पीपीपी की हुकूमत के दौरान यूट्यूब बंद हुई थी, जैसा कि हमने कहा 1 साल हो गया उसे बंद हुए। जहांगीर बदर साहब, एक जमहूरी पार्टी से आपका ताल्लुक है, आप लोग तो सेंसरशिप पर यकीन नहीं रखते, तो ये इंटरनेट की सेंसरशिप आपने क्यों शुरू की? We do believe in the freedom of expression. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना, ये डेमोक्रेसी की जो है एक स्पिरिट है। इसके बगैर जो है कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी का जो है ये मुकम्मल नहीं होता। लेकिन दुनिया में एक प्रैग्मेटिक अप्रोच ये है कि जो फ्रीडम है उसकी ये तो मादर पिदर आज़ादी का कॉन्सेप्ट दुनिया में किसी जगह है ही नहीं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये भी पाबंदियां लगाते हैं इंसानों को फ्रीडम देने में, मूवमेंट की, एक्सप्रेशन की और हर किस्म की दूसरी। इन पे भी कोई कदरन और कोई तरीका कायदा, असूल, प्रिंसिपल दुनिया में जहांगीर बदर साहब, मैं मानती हूँ, मैं आपकी बात मानती हूँ, मुझे सिर्फ एक बात आगे मुकम्मल होने देना। जी बताइए, क्यों ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया के हाल कॉन्स्टिट्यूशन में कदरन क्यों लगाए गए? ताकि दुनिया में डिसऑर्डर ना फैले, हिजान ना फैले, सोसाइटीज बर्बाद ना हो और चेक एंड बैलेंस कायम रहे। ये चेक एंड बैलेंस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी जरूरी है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये आज़ादी है, लेकिन जहाँ पर दूसरे की नाक शुरू हो जाए वहाँ पर आज़ादी खत्म हो जाए। मैंने माना, जहांगीर बदर साहब मैंने माना, और सिद्दीक अल फारूक साहब मैंने ये भी माना। ये बताइए कि दुनिया के और भी मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पर मुजाहरे भी हुए, लोग बाहर भी निकले, लेकिन वहाँ पर यूट्यूब को बैन नहीं किया गया। आखिर वो भी तो मुसलमान है।
दुनिया के बहुत सारे ममालिक में लोग नंगे सड़कों पे फिरते हैं, उनको नहीं बैन किया जाता। मैं मुस्लिम ममालिक की बात कर रही हूँ। जर्मनी में 10 लाख लोग नंगे, मैं जर्मनी की, जहांगीर बदर साहब, मैं जर्मनी की बात नहीं कर रही, मुसलमान ममालिक की। सारी दुनिया में एक्सेप्टेबल है ये मार्च? मुसलमान ममालिक की बात कर रही हूँ जहांगीर बदर साहब, जर्मनी की बात नहीं कर रही। मैडम एक्सेप्शन मैं जरा अर्ज करता हूँ। जी जी सदीक साहब आप बोलिए। मैं ये अर्ज करता हूँ कि जो लोग तालीम देना चाहते हैं और हम वेलकम करते हैं, वो ये बताएं कि इन कार्टूनों से, ब्लास्फेमस कार्टूनों से और कैरिकेचर से वो क्या तालीम देना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं। कोई नहीं कह रहा कि इन कार्टूनों से कोई तालीम की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रही हूँ कि YouTube तो सिर्फ एक जरिया है जिससे, अगर उस एक शख्स ने अपनी मूवी अपलोड की थी तो हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो अपना एजुकेशनल मटेरियल भी अपलोड करते हैं। बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं जिनमें पाकिस्तान की न्यूज़ वेबसाइट भी शामिल है। फॉर फुल डिस्क्लोजर, वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम भी यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं। मैं इससे अर्ज करता हूँ कि इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जाहिर है उनसे उनको इन बात है, तो वो क्यों ऐसा काम करने दें किसी एक आदमी को या 2 आदमियों को, जिससे यूं समझिए कि 2-4 करोड़ 10 करोड़ लोगों के जज्बात मजरूह हो। क्यों? बल्कि ज्यादा, बल्कि आप समझिए 50 करोड़ के जज्बात मजरूह हो। मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट में है, इल्म के इंटरेस्ट में है कि ऐसा आदमी जिसकी वजह से ये फितना फसाद फैले, उस चीज को रोक दिया जाए और बाकी ताकि करोड़ों वो तो आप एक ऐसे चैनल की बात कर रहे हैं जो इंटरनेशनल है और पाकिस्तान ने कहा रोको, उन्होंने नहीं रोका। तो क्या पाकिस्तान के अवाम को, वो लोग जो नौजवान तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो लोग जो सीखना चाहते हैं, अब वो सारी जिंदगी सेंसरशिप इसलिए बर्दाश्त करें कि एक इंटरनेशनल कंपनी या कोई इंटरनेशनली लोग पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते? मतलब हमने दुनिया के साथ नहीं चलना क्या? नहीं, इसका ये इम्कान है कि इस किस्म का जो सेंसर या आप कह लें उसको क्या कहते हैं, छलनी लगा दी जाए जिसमें ऐसी चीजें जो हैं वो शिफ्ट हो जाएं और बाकी जो यूट्यूब है वो आ जाए जहां ये चीज आए। मेरा ख्याल है इस पे भी गौर हो रहा है पाकिस्तान में कि अगर इसके जो मुस्बत पहलू हैं उनसे फायदा उठाना है और लोगों तक इंफॉर्मेशन और लोगों तक ये जो सर्विस है वो पहुंचनी है, तो चले फिर वहां छलनी लगा दी जाए और उसको ना आने दिया जाए। अच्छा, ये जो छलनी का सवाल है जहांगीर बदर साहब, इस पे आपके पास आती हूँ। 2 चीजें जो आप, इस पे आपको मैं समझ करता हूँ कि आपने अच्छी बात कही है कि क्या उन लोगों के लिए रिसर्च के दरवाजे बंद कर दिए जाए। तो मेरा इस पे जो है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये जहाज बना था और जब ये कंप्यूटर बने थे, जब दुनिया ने नई नई इनोवेशन निकाली थी, उस वक्त तो यूट्यूब ही हुआ करता था, लेकिन लोगों ने तब भी रिसर्च की है और बहुत बड़ी जो इजाज़तें हैं ये मार्ज वजूद में आई, इंजन बने। जहांगीर बदर साहब, ये क्या बात है? लोग तो ऊंट पर भी सफर करते थे, अब हम ऊंट पर सफर करना शुरू कर दें? ये कोई जो है ना, तालीम और रिसर्च का कोई ऐसा चैनल नहीं जिसका ताल्लुक किसी स्पेसिफिक नुक्ता निगाह से हो कि अखबार नहीं आएंगे तो रिसर्च बंद हो जाएगी, फलां रेडियो नहीं चलेगा या टेलीविजन नहीं आएगा तो रिसर्च बंद। अच्छा, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात, मुझे जहांगीर बदर साहब एक छोटी सी बात बताइए। जहांगीर बदर साहब एक छोटी सी बात बताइए, आप लोग दोनों जमहूरी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, वोट लेकर आए हैं, अभी इलेक्शन भी हुआ है, वो अवाम जिसको आप एतमाद करते हैं कि वो सही वोट डालेगी, सही लीडर चुनेगी मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, आप उस पर यह एतमाद नहीं करते कि वो समझ सकती है कि यूट्यूब पे क्या देखें क्या ना देखें? देखें जी, हम एतमाद करते हैं, हमारी अपनी एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ ए सोसाइटी एंड अ पॉलिटिकल पार्टी, कि हम उनको ऐसा मवाद दें, हम उनको ऐसे रास्ते दें जो उनके जज्बात को, उन चेक एंड बैलेंस को, उनकी इज्जत को, उनके मजहब को, उनकी सारी प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड करे। ये एक सोसाइटी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, और इस जिम्मेदारी को पॉलिटिकल जहांगीर बदर साहब, इस सवाल पर जो आपने किया है, हमारे साथ फरहान हुसैन, उनके स्काइप में प्रॉब्लम हो रही थी, अब वो फोन पर हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान, वेलकम बैक टू द शो। अगर आपने सुनी है जहांगीर बदर साहब की बात कि वो कहते हैं कि लोगों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं, सदीक अल फारूक साहब भी ये कह रहे थे, तो आप क्यों फरहान, आप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन बाइट्स फॉर ऑल इंसिस्ट कर रही है कि ऐसी चीज को खोला जाए जिससे आवाम के जज्बात मजरूह होते हैं? देखिए,
ओके फरहान, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, विल ट्राई कि कोई मोहतरमा मैं ये बताता हूँ, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करें कि अगर वो पाकिस्तान में ये सारी चीजें चाहते हैं ये चले, तो जो पाकिस्तान में चीजें हम नेगेटिव समझते हैं उसको डिलीट कर दें और बाकी चलती रहे, हमें क्या इतराज है। लेकिन जहांगीर बदर साहब, बात तो ये है ना कि आप खुद बताएं, आपने तो खुद, आपकी पार्टी ने तो डिक्टेटरशिप के खिलाफ जद्दोजहद भी किया, आप सेंसरशिप के लिए हुकूमत पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, किसी भी हुकूमत पे? तारीख की सबसे बड़ी जो जद्दोजहद हुई, इसीलिए तो कह रही हूँ जहांगीर बदर साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसकी क़यादत की। इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ कि आप किसी भी हुकूमत पर, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे मिस्र की हो, चाहे अमेरिका की, हुकूमतों पर तो कोई सेंसरशिप के लिए ट्रस्ट ही नहीं करता। हुकूमत की सेंसरशिप के तो लोग खिलाफ हैं। मैं तो हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं तो जो उनको इल्म प्रोवाइड करना है अवाम नास को, न्यू जनरेशन को, that should be the positive knowledge। अच्छा, जो इल्म उनके लिए मुज़र हो, वो इल्म जो है उनके लिए ये खुद भी जो निकालते हैं उसको रोक लें, वो दूसरी सोसाइटीज में भेज दें जहाँ ये एक्सेप्टेबल है। अच्छा, जहाँ ये एक्सेप्टेबल नहीं, ऐसे ये क्यों सोसाइटी से लड़ना चाहते हैं? अच्छा जहांगीर बदर साहब, इस बात पर कि किसको सेंसरशिप करना चाहिए, इस पे कि किसको सेंसर करना चाहिए, हुकूमत को या अवाम को खुद? एक सेकंड जहांगीर साहब हमारे साथ रहिए, थोड़े से लोगों के व्यूज ले लेते हैं। हमारे सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बहुत इस पर व्यूज दिए हैं कि सेंसर करना किसका काम है। सारा बहुत हीटेड डिस्कशन चल रही है, ये बताएं कि अवाम क्या कहते हैं। बहुत इस मामले में कुछ मिली जुली राय है लोगों की। बाज़ लोगों का कहना है कि ये जिम्मेदारी हुकूमत को उठानी चाहिए कि जो भी वेबसाइट सेंसर होनी चाहिए वो हुकूमत को सेलेक्ट करनी चाहिए, और बाज़ लोगों का कहना है कि नहीं, ये काम लोगों को खुद करना चाहिए। फेसबुक पर आमिर अली की राय ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ शिद्दत पसंद रुझानात पाए जाते हैं, अमन व अमान की खातिर वेबसाइट्स ब्लॉक की जानी चाहिए। एहसन फारूक की राय में हर हुकूमत को ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए जिनसे इंटरनेट आम लोगों के लिए एक महफूज जगह बन सके और वालिदैन अपने बच्चों को बिला खौफ उसे इस्तेमाल करने दें। जब दुनिया के दीगर ममालिक में गैर मौजूद वेबसाइट्स ब्लॉक की जाती हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। लेकिन आसिफ सयाल कहते हैं कि ये आज़ादी लोगों के पास होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी की वेबसाइट्स इस्तेमाल कर सकें। पूरी तरह तो कुछ भी नहीं ब्लॉक किया जा सकता, यूट्यूब भी मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल हो रही है। यही सवाल जब हमने इस्लामाबाद की सड़कों पर कुछ लोगों से पूछा तो उनका क्या कहना था, लेट्स हियर दैट। I think I believe in freedom of speech, so I think I should be given the, if I want to use it or not, government has no right to do that. नहीं हम पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम पे छोड़ेंगे तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ठीक है, आज मैं जिस वजह के लिए मैं यूट्यूब यूज़ करता हूँ, इस तरह हो सकता है कि एक इलिटरेट पर्सन जो है वो उस वजह के लिए कभी भी यूट्यूब यूज़ नहीं करेगा, हो सकता है वो गलत साइट्स का इस्तेमाल करे। सो आयशा, एक जो फंडामेंटल क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस कॉन्वर्सेशन में मिसिंग है और हमारे फेसबुक कमेंट्स में भी मिसिंग थी, वो ये है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि मौजू और गैर मौजू क्या है। मेरी नज़र में कोई चीज़ मौजू हो सकती है जिसको आप गैर मौजू समझ सकते हो। जिस तरह हमारे लास्ट कमेंटर ने कहा कि नहीं, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं तो शायद सही वेबसाइट यूज़ करूँ, लेकिन कोई इलिटरेट इंसान उसको शायद गलत काम के लिए इस्तेमाल करे। तो हु डिसाइड्स कि आपके लिए जो मौजू है क्या वो मेरे लिए भी मौजू है या नहीं। अच्छा सिद्दीक अल फारूक साहब, एक क्या तरीका ये नहीं हो सकता, और अदालत ने भी आज इसका जिक्र किया है कि सेल्फ रेगुलेशन हो, लोगों के पास ये हक हो कि वो अपनी ज़ात अपने घरों में सेल्फ रेगुलेशन करें। बहुत सारे ममालिक में और पाकिस्तान में भी ऐसे सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो आप अपने कंप्यूटर पे लगा देते हैं और आप या आपके बच्चे ऐसा मटीरियल एक्सेस नहीं कर सकते जो आपके ख्याल में नामौजू हो। उसमें क्या कबाहत है? देखिए, आप दो बातें हैं। पहली बात तो जो आपने की और अवाम उनकी वोट और राय का जो है वो आपने हवाला दिया, तो ये उन्हीं अवाम जिन्होंने वोट उनकी पार्टी को दिया, जहांगीर बदर साहब की, और अब हमारी पार्टी को मेजॉरिटी दी, ये उन्हीं अवाम की राय से और उनकी नुमाइंदा हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगाई। अब बात आ गई है कि कौन ये फैसला करे। चलिए इस पे चले जाते हैं। अब ये चूंकि केस अदालत में है तो अदालत को मेरा ख्याल है सारे पहलुओं का जायजा लेने दीजिए। उन्होंने ठीक बात की कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर को भी बुलाया, सेक्रेटरी को भी बुलाया, बाकी लोगों को बुला लेंगे, हो सकता है वो उलमा को भी बुला लें, आम शहरियों को भी जो जाना चाहे, और उसके बाद वो कोई फैसला करें कि इस पे क्या जो है हुकूमत को एक्शन वो गाइड कर देंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक प्रॉपर फोरम है अदालत का, जो सब लोगों को सुन के, आइन को सामने रखते हुए, पाकिस्तान की नजरियाती रियासत को सामने रखते हुए, आज़ादी इजहार राय को सामने रखते हुए,
वो कोई फैसला करेगी। वैसे सर्च इंजन और भी बहुत हैं, सर्च इंजन और भी हैं जी, सिद्दीक साहब भी है, दूसरे भी हैं। जी जी नहीं जी, आपने सिद्दीक साहब अवाम की राय की बात की, चले माना आपने कहा केस अदालत में तो अदालत को फैसला करना चाहिए, बिल्कुल ठीक, हम सब जुडिस केस पे हम कमेंट नहीं करते। ये बताएं कि अवाम तो हर तरह की राय रखती हैं। पिछले दिनों अवाम ने ये भी कहना शुरू कर दिया था पिछली हुकूमत के आखिरी दिनों में कि मुशर्रफ को ही वापस बुला लें, उनके दौर में बड़ी माशी तरक्की थी, तो आप लोगों ने मुशर्रफ को वापस तो नहीं बुलाया। तो मतलब पाकिस्तान की तमाम अवाम तो इसके हक में नहीं थी, कुछ लोग जो सड़कों पर निकल आए उसके कहने पर मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आपने मुशर्रफ साहब का नाम ले लिया है। मुशर्रफ साहब ने कहा कि मैं जब कराची एयरपोर्ट पर उतरूंगा तो मिलियंस जो हैं लोग वो आ जाएंगे, और उनके तर्जुमान ने कहा कि वो 2 जलसे करेंगे, एक कराची में एक लाहौर में, और इनकलाब आ जाएगा। तो आपने देखा चंद 100 या चंद हजार या चंद लाख तो हो सकता है मुशर्रफ को पसंद करें, लेकिन पाकिस्तान तो 20 करोड़ का मुल्क है। वहाँ अगर किसी को 1-2% लोग पसंद करें तो 98% लोग पसंद नहीं कर रहे। उन्होंने कोई पाबंदी अगर लगी, परवेज मुशर्रफ के इलेक्शन लड़ने पर लग गई, बाकी तो उनके कैंडिडेट्स थे, क्यों नहीं वो हर कंस्टिट्यूएंसी पर कैंडिडेट खड़ा कर सके। आप एक डिफरेंट तरफ तो चले मेरा मतलब है उनकी वो पॉपुलर नहीं है। 2-4 बंदों के कहने से कि फलां को आने दें, फलां को मौका वापस ले आए, तो वापस वो पाकिस्तान में आ गए। चले कानून है आयशा, एक लम्हा जरा सुन ली, बड़ी अहम बात है। एक कानून है, एक आइन है, एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, कत्ल का और एसेट्स का और दीगर मुकदमात उन पर चल रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये होगा कि लोग अगर कहें इसको ट्राई ना करें, ये कानून से बंदा बालातर है, तो फिर उसको कानून से बालातर कह देंगे। मैं यही तो कह रही हूँ सिद्दीक साहब। अच्छा एक सेकंड, जहांगीर बदर साहब, आप चूंकि आप दोनों ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट ऑफ व्यू इस सिलसिले में रखते हैं, तो मैं आपकी तरफ आऊंगी। मुझे ये बताइए कि हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, दुनिया भर से हमारे ताल्लुकात हैं, बजाय ये कहने के कि दुनिया में कहीं भी कोई जो है वो किसी किस्म का हमारे खिलाफ या हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए मटेरियल ना बनाए। और मैं एक छोटी सी आपको एक मिसाल दूं कि जब एक छोटी सी मेरी मिसाल सुन लीजिए जहांगीर साहब, उस पर आप जवाब दीजिएगा कि जब ये मूवी आई थी तो हमने एक साइकाइट्रिस्ट से बात की थी कि लोग ऐसा मटेरियल क्यों बनाते हैं जिससे दुनिया में जज्बात भड़क जाते हैं। तो उनका ये कहना था कि बाज लोगों की जहनी हालत बच्चों जैसी होती है, उनको जब अटेंशन नहीं मिलती तो वो अटेंशन हासिल करने के लिए करते हैं, तो उनको इतनी अटेंशन दे के तो हम उनकी वो पूरी कर रहे हैं सड़कों पे निकल के, अगर हम उन्हें इग्नोर कर दें तो वो अपनी बात। आई डोंट एग्री विद दिस फिनोमेना जो आपने पेश किया है, मैं एग्री करता। देखे मैं आपको बात बताऊं, किसी सोसाइटी में रहते हुए कुछ ख्वाहिशें और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो माशरे तरक्की करते हैं, जो एक ओवरऑल जहाँ की लीडरशिप तमाम मिल के जो है वो वहाँ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन लोगों की ख्वाहिशात को अपने ताबे करके उस माशरे को आगे लेके जाए। अगर आप कहें कि यहाँ पर मादर पितर आज़ादी दे दे, तो जैसे ये कहते हैं कि वो बच्चों पे डाल दे, जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, कल को लोगों को हम ये दे देती आज़ादी है, जैसे मर्जी घूमे फिरे, कोई किसी का माल लूटे को किसी की गाड़ी छीन ले, तो कह जी ये आज़ादी है, हम ऐसा ही करेंगे। नो, देयर आर सर्टेन लॉज, सर्टेन पैरामीटर, सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो लोग जो कौमों की क़यादत करते हैं उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है कि तमाम भी शॉर्टेज जो है उनसे बचा के मुल्कों को कौमों को आगे लेके जाया जाए। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि जो लोग क़यादत करते हैं। मैं इस पे आपसे सवाल भी पूछना चाहूंगी, लेकिन इससे एक जुमला अर्ज कर दूं तो मैं आगे चले, मैं ये कहूंगा जी सिद्दीक साहब आप बोलिए। तो अगर कोई 2 या 4 या 10 या 20 किसी मुल्क के शहरी ऐसे हैं बचपन उन्हें तवज्जो नहीं मिली और वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, इसका मतलब वो नफ्सियाती मरीज हैं, तो उस मुल्क और उस सोसाइटी का फर्ज है कि बजाय इसके कि उन लोगों का इलाज न कराएं और उन्हें पूरी दुनिया में फसाद फैलाने का मौका दें अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और तवज्जो हासिल करने के लिए, मैं ये कहूँगा उस माशरे, उस हुकूमत और वहाँ के जिम्मेदारों का ये फर्ज है कि उनका इलाज कराएं। चलें, लेकिन वो तो जिम्मेदारी दूसरों की हुई ना। इस वक्त हम जिम्मेदारी ये बात करें कि पाकिस्तान में जिम्मेदारी उन्हीं की वजह से, उन मुल्कों की वजह से, उन माशरों की वजह से ये बातें हैं, यानी हमें टॉलरेंस, मौजूद हैं। हमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि हम इग्नोर कर दें गैर मौजू को और आगे बढ़ जाएं। किसी ऐसे गैर जिम्मेदार शहरी और गैर जिम्मेदार बच्चा जो है जिससे इग्नोर किया गया था उसकी वजह से पूरे दूसरे माशरे को डिस्टर्ब करें। इस माशरे में भी तो बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं और हैं जो उससे जिनके दीनी जज्बात मजरूह हुए हैं। अच्छा, हम इस पे जहांगीर बदर साहब, मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूँ मोहतरमा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। जी बोलिए प्लीज।
کہ دنیا میں اس وقت ساری دنیا آپ کو سن رہی ہے. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں دنیا میں ہر چیز پہ کمپرومائز جو ہے یہ ہو جاتا ہے. دنیا پہ ہر چیز پہ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں. ایک چیز دنیا میں ایسی ہے جس پہ کوئی شخص جو ہے اچھا جہانگیر بدر صاحب آپ کی آواز ڈراپ آؤٹ ہو گئی ہے. ویل کم بیک ٹو یو. لیکن ان دا مین ٹائم یہ کیسے ہونا چاہیے اگر غیر موضوع مٹیریل موجود ہے یوٹیوب پر انٹرنیٹ پر؟ جی جہانگیر بدر صاحب ہمارے ساتھ رہیے. آپ کی آواز لہٰذا کسی کے بلیو کو ہٹ کیے بغیر آپ جہاز بنائیں, آپ تشریح بنائیں, جاؤ مرضی کرتے رہے. لیکن کسی کے میں آپ سے بالکل ایگری کرتی ہوں. جو مرضی انوویٹر but not at the cost of our own belief and conscience. That we will not permit. ٹھیک جہانگیر بدر صاحب ہمارے ساتھ رہیے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا طریقہ ہے غیر موضوع مٹیریل کو انٹرنیٹ سے ہٹانے کا. سارا اس پہ ہمارے لوگوں نے جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ رہیے. تھوڑے سے لوگوں کے کامنٹس لے لیں پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں. سارا رائٹ عائشہ, فیس بک پر جب ہم نے اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جب لوگوں سے یہی سوال پوچھا کہ غیر موضوع مواد کو کیسے ہٹایا جائے تو زیادہ تر لوگوں کو یہی فکر ہے کہ یہ گارنٹیڈ نہیں ہے کہ کچھ بھی ہٹایا جا سکتا ہے پرماننٹلی. سبھی ہاشمی کا خیال ہے کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے لیکن ایسے ویب سائٹس کو بلاک ہی کر دینا چاہیے. ہمیں اسی طرح کے کچھ ویڈیو کامنٹ پہ ملے ہیں, انہیں ایک نظر دیکھتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی ہمیں فیس بک پر ملنے والی ایک بڑی انٹرسٹنگ سجیشن. دوسری بات اگر میں حکومت کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے بند ہی کرنا ہے تو آپ اس سے فلٹرز لگائیں, آپ اس پہ فائر والز لگائیں جیسے دنیا میں بہت سارے کنٹریز میں ہو رہا ہے. یوٹیوب یہ بند کرنا تو کوئی حل نہیں ہے نا. بین کر نہیں سکتے, جو مرضی کر لیں کہ کسی نہ کسی سورس کے تھرو انہوں نے اوپن ہو جانا ہے. تو یہ مسئلہ تو ہے کہ کسی بھی چیز کو انٹرنیٹ سے مکمل طور پر ہٹانا آلموسٹ امپاسبل ہے. لیکن فیس بک پر برکت حسین نے ہمیں ایک دلچسپ مشورہ دیا ہے. ان کے خیال میں ایپس کے ذریعے غیر موضوع مواد تک لوگوں کی رسائی کنٹرول کی جا سکتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب ایک شخص اسمارٹ فون یا لیپ ٹاپ خریدے تو اپنا آن لائن آئی ڈی دکاندار کے پاس ریکارڈ کرائے جو ایک ایپ کے ذریعے اس آن لائن آئی ڈی کی آن لائن ایکٹیویٹی کو مانیٹر کرے. اور اگر وہ شخص اپنی عمر کے لحاظ سے کسی غیر موضوع ویب سائٹ پر جائے تو وہ سائٹ آٹومیٹکلی بلاک ہو جائے. لیکن برکت صاحب پھر دکاندار پر نظر کون رکھے گا اور اس سے پرائیویسی کے جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے گا؟ خیر, سید اصغر کی رائے میں غیر موضوع مواد کو پھیلنے سے روکنے کا واحد طریقہ تعلیم کا درست استعمال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ذمہ دار اور باکردار شہری پیدا کیجیے, ایسے لوگ انٹرنیٹ پر بھی اچھا مواد ہی ڈالیں گے. اگر آپ بھی اس موضوع پر اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو آئیے facebook.com/accesspoint with 80 پر یا پھر جوائن کیجیے VOA اردو کا فیس بک پیج. سو عائشہ, زیادہ تر کامنٹ سے تو یہ لگ رہا ہے کہ لوگ کوئی نہ کوئی فلٹرنگ سسٹم تو چاہتے ہیں بٹ nobody can ignore the reality کہ nothing can be permanently blocked on the internet. ہم واپس آتے ہیں صدیق صاحب آپ کی طرف اور جہانگیر بدر صاحب آپ کی طرف. آخری دو جی جہانگیر صاحب آپ لگتا ہے کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. دیکھیے میں یہ جو یہاں پہ جو پرسیپشن ڈسکشن میں آ رہے ہیں نا سامنے, اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انیویٹیبل ہے یوٹیوب علم حاصل کرنے کے لیے. میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا. میں نے کوئی 20 دن 25 دن پہلے اپنا PhD کیا اور ایک دن بھی یوٹیوب پہ نہیں کیا ہوں. میں ڈاکٹر بن گیا ہوں, میں نے ڈاکٹریٹ کیا ہے اور ایک دن بھی میں نے انٹرنیٹ تھرو یوز کیا لیکن میں نے یوٹیوب نہیں یوز کیا. اچھا جہانگیر صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کا ڈاکٹر بننا. صدیق صاحب کون سے آلٹرنیٹیو طریقے ہیں جن پر حکومت اس وقت غور کر رہی ہے؟ دیکھیے جی, اب حکومت بھی عدالت کے پاس چلا گیا یہ معاملہ, جسے ظاہر ہے آپ نے بھی سب جوڈس کہا, اس میں فلٹر یا جو بھی کوئی ایسا میکینزم یا ایسا طریقہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے جس سے ان چیزوں سے بچا جائے جو مسلمانوں کے جذبات مذہب کے حوالے سے بھڑکاتے ہیں تو وہ روک دینا چاہیے. اور جہانگیر بدر صاحب نے بالکل درست کہا, میں اتفاق کرتا ہوں کہ کسی کو بھی کسی کے مذہبی جذبات سے کھیلنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. اگر مغرب میں ایک ہمسائے کے حقوق میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آخری 20 منٹ ہے, صرف چھوٹی سی آپ سے بات پوچھوں گی. کسی کو کسی کے مذہبی جذبات مجروح نہیں کرنے چاہیے. یوٹیوب پر انفارچونیٹلی بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں جنہوں نے دوسرے فرقوں کے خلاف, کسی نے شیعوں کے خلاف, کسی نے احمدیوں کے خلاف, کسی نے کرسچنز کے خلاف, کسی نے عیسائیوں کے خلاف مٹیریل ڈالا ہوا ہے. اس پہ تو آپ نے کبھی بین نہیں کیا. دیکھیے میں عرض کروں, آپ نے کہہ دیا جی اس کے خلاف کیا اتنا بڑا رد عمل ہوا ہے کہیں ایک, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا. ہمارا یہی ہے لکم دینکم ولی دین. قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے, میرا دین میرے لیے. لیکن یہ بات بھی وہاں موجود ہے
کہ آپ کسی کی مذہبی شخصیات کو اللہ تعالیٰ کو برا نہیں کہہ سکتے. اچھا آپ کو انٹرپٹ کروں گی. I'm so sorry ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. جاتے جاتے اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی. آپ دونوں نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ, اور آپ کا بھی شکریہ. آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا. خدا حافظ.